हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स के अंदर काफ़ी अच्छी अपमूव आ चुकी है। लास्ट 4-5 कैंडल्स के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा ओवरबॉट हो चुका है। तो इसके बाद कैसी सिचुएशन हो सकती है, क्या इंडेक्स के अंदर यही अपमूव कंटिन्यू हो सकती है? और निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट लेवल हमने यहाँ मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास, वहाँ तक भी कहा जा सकता है। उसके ऊपर इन डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हो सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे निफ्टी के इंडेक्सेस यानी कि निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल, निफ्टी जूनियर, उसके ऊपर भी डिस्कशन किया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट 5 कैंडल के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ चुकी है, और जिसके कारण निफ्टी के अंदर मंथली चार्ट और वीकली चार्ट दोनों के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हो चुकी है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। निफ्टी के अंदर अपमूव तो स्टार्ट हो सकती है, करेक्शन यहीं पर ख़त्म हो सकती है, और इसी हफ्ते के अंदर निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं ये चांसेस हो सकते हैं कि निफ्टी के अंदर 17,500 तक भी लेवल दिखाई दे सकता है। उसके चांसेस हालांकि काफ़ी कम है। अगर ये 400 भी टच कर जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक ये चांसेस बन चुके हैं कि निफ्टी के अंदर 17,500 का लेवल इसी हफ्ते के अंदर हो सकता है उसके बाद एक प्राइस वाइज करेक्शन हो तो भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निफ्टी के अंदर इसी महीने के अंदर 18,000 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, तो काफ़ी ऊपर का लेवल यहाँ पर आ सकता है। और जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पॉइंट ऑलमोस्ट कैलकुलेट होकर आ रहा है ऑलमोस्ट 18,350 के आसपास। तो अगले महीने कहीं ना कहीं ये चांसेस बन चुका है कि निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई भी लग सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। निफ्टी के अंदर एक चांसेस बन चुके हैं कि एक करेक्शन ख़त्म हो चुकी है, और हम काफ़ी टाइम से इसकी बात करते आ रहे थे कि निफ्टी के अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। जब ये ऑलमोस्ट नीचे खड़ा था, अगर आपको नीचे यहाँ पर याद हो तो निफ्टी के अंदर एक काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई थी। नीचे भी आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट एक ही दिन के अंदर इसने 400 पॉइंट्स का भी फॉल दिखाई दिया था। तो निफ्टी के अंदर नीचे के लेवल पे एक काफ़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हो गई थी। उसी के अगले कैंडल में इसने बॉटम लगा दिया। तो निफ्टी के अंदर एक अपमूव तो स्टार्ट हो चुकी है, और उस अपमूव के बाद एक छोटी मोटी करेक्शन अगर इस लेवल के ऊपर आ भी जाती है तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी के अंदर ये पूरी तरह से नॉर्मल है। तो एक बार निफ्टी इंफ्रा का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी इंफ्रा का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, और लास्ट वीडियोस के अंदर जैसा कि हम बात करते आ रहे थे, जब ये 5,000 के आसपास पहुंच जाएगा निफ्टी इंफ्रा के अंदर एक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो चुकी है, और निफ्टी इंफ्रा के अंदर भी कन्फर्मेशन मिल चुकी है। ऑलमोस्ट ये 5,000 के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है। तब निफ्टी इंफ्रा के अंदर कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन मिल चुकी है कि इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। और जैसा कि हम बहुत बार इसके ऊपर बात करते आ रहे थे कि निफ्टी इंफ्रा के अंदर एक बहुत बड़ी करेक्शन खत्म हुई है, यानी कि 2008 से लेकर 2020 तक मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर काफ़ी बड़ी करेक्शन खत्म हुई है। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो 5,300 का जो रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस होगा इसके अंदर कन्फर्मेशन और मिल जाएगी कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसको ट्रैक कर जाइएगा, इसके अंदर भी काउंट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार निफ्टी ऑटो का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी ऑटो का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब इसने 13,000 का लेवल क्रॉस कर दिया है, तो इसके अंदर ऑल टाइम हाई तो लग चुका है। और ऑटो सेक्टर के अंदर भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक के अंदर, यहाँ तक कि टायर स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, उसके अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ चुकी है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स के अंदर भी करेक्शन खत्म हो चुकी है। अभी तक उसने ऑल टाइम हाई तो टच नहीं किया, लेकिन टाटा मोटर्स के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि उसके अंदर एक करेक्शन खत्म हो चुकी है और एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखिएगा। निफ्टी ऑटो भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, और ऑटो सेक्टर के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार निफ्टी मेटल का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी मेटल का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन मूविंग एवरेजेस के नीचे आने के बाद एक बार इसने वी शेप रिकवरी दे दी, और अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। तो मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने के बाद हमें एक और कन्फर्मेशन मिलती है कि बहुत सारे स्टॉक के अंदर यहाँ पर करेक्शन खत्म हो सकती है, यानी कि बहुत सारे मेटल स्टॉक
जिसका मतलब है टाटा स्टील, JSW स्टील, उसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है। साथ ही साथ JSW स्टील एंड पावर, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, उनके अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो सकती है, लेकिन उनके अंदर कन्फर्मेशन अभी तक आई नहीं है। हालांकि JSW स्टील अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, ऊपर आने के बाद भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक भी चुका है, तो JSW स्टील के अंदर हम बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशन मिल सकती है। लेकिन बाकी सारे स्टॉक के अंदर कन्फर्मेशन आना थोड़ा दूर है, तो ज़रूर इन सब की ओर नज़र रखेगा। मेटल स्टॉक भी यहाँ से परफॉर्म कर सकता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और जैसा कि हम इसके अंदर भी लास्ट वीडियोस के अंदर बात करते आ रहे थे कि जैसे ही मूविंग एवरेजेस क्रॉस हो जाएंगे, इसके अंदर भी एक कन्फर्मेशन आ जाएगी कि शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। जो यहाँ पर देख रहे हो कि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो रही है, यानी कि ये निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी के अंदर 3 स्टॉक ऐसे हैं, यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इन तीनों के अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर परफॉर्मेंस हो सकती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर भी 3 ऐसे बैंक है, यानी कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक। इन तीनों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए या फिर मीडियम टर्म के लिए एक परफॉर्मेंस हो सकती है, यानी कि उसका डेली चार्ट काफ़ी अच्छा है और मंथली टाइम फ्रेम पर भी चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन PSU बैंक्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। अगर PSU बैंक्स के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो भी जाती है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी के ऊपर आपको ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखाई दिए, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर काफ़ी तो चांसेस बन चुके हैं कि शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर एक अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार निफ्टी IT का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी IT का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने 50 EMA क्रॉस कर दिया, लेकिन 50 EMA क्रॉस करने के बाद भी ये 100 EMA और 200 EMA के से नीचे काम कर रहा है, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। आप में से बहुत सारे IT स्टॉक के अंदर भी आप देखा होगा कि IT स्टॉक के अंदर खास करके लार्ज कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर यहाँ पर करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन IT के अंदर स्मॉल कैप्स के अंदर काफ़ी बड़ा ऐसे पार्ट भी है कि जिसके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है, यानी कि इंटेलेक्ट डिज़ाइनर है ना, उसके अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो सकती है। साइंट लिमिटेड, वो भी करेक्शन ख़त्म कर सकता है। साथ ही साथ IT सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि जिनके अंदर करेक्शन ख़त्म हो सकती है और एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर IT स्टॉक या फिर IT के अंदर जो हैवी वेट स्टॉक है वो काफ़ी नीचे काम कर रहा है, कि जिसके कारण निफ्टी IT भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है। तो हमें इसे वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। जैसे ही इसके अंदर कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, निफ्टी IT के अंदर भी कन्फर्मेशन मिल सकती है। तो एक बार निफ्टी रियलिटी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी रियलिटी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, और मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने के बाद भी ऊपर ये ट्रेड भी कर रहा है, तो ज़रूर इसको भी नज़र रखिएगा। निफ्टी रियलिटी के अंदर DLF का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। अगर आप DLF और निफ्टी रियलिटी इन दोनों का चार्ट कंपेयर करो तो काफ़ी सिमिलरिटी नज़र आएंगे। इन दोनों का चार्ट काफ़ी सिमिलर है। तो DLF के अंदर भी कंफर्मेशन आ चुकी है कि DLF के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ निफ्टी रियलिटी के अंदर एक काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म कर चुका है। तो अब जाकर लॉन्ग टर्म के अंदर तो अब स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म के अंदर डेली चार्ट भी काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है और लॉन्ग टर्म का भी चार्ट काफ़ी अच्छा है। तब ये शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार निफ्टी PSU इंडेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी PSU बैंक का डेली चार्ट है। PSU बैंक्स के अंदर जैसा कि हम बात करते आ रहे थे कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है, तो PSU इंडेक्स काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पर इसने मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिए है और मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर टिक चुका है, क्रॉस ओवर भी हो चुका है, और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस काफ़ी अच्छे स्क्वीज हो चुके हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक बार इसी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, उस ट्रेंड लाइन को नीचे काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर रहा है। जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा, इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसका मंथली चार्ट और डेली चार्ट दोनों को कंबाइन करके चेक करो, तब काफ़ी हद तक चांसेस बन चुका है कि मंथली चार्ट के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है, और डेली टाइम फ्रेम पर जो करेक्शन ख़त्म हुई है
उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मंथली टाइम फ्रेम पर भी हो सकता है। जिसका ये मतलब है कि अगर डेली टाइम फ्रेम पर एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम का भी ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखिएगा। और अगर फिर भी अगर आप इसके अंदर कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना चाहते हो तो जैसे ही मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन क्रॉस होगी, मंथली टाइम फ्रेम की भी क्लोजिंग आ जाएगी, तब आप ये मान सकते हो कि निफ्टी PSU बैंक के अंदर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है। और शॉर्ट टर्म के अंदर साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के अंदर मंथली चार्ट पर एक काफ़ी अच्छी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इन सबको कंबाइन करते रखिएगा, डेली चार्ट और मंथली चार्ट। अगर इन दोनों को कंबाइन करके देखो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकता है। तो एक बार निफ्टी CPSE का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी CPSE का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 2750 के आसपास, जैसे ही वो क्रॉस होगा 2800 के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और इसके अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। लेकिन CPSE ETF जो भी यहाँ मौजूद है उसके लेने के बजाय अगर हम कोई एक दो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो कि CPSE कंपनी इसके अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है तो वो काफ़ी बेहतर होगा बजाय कि CPSE ETF को ट्रैक करते रहने के। तो CPSE की भी ज़रूर नज़र रखेगा। इसके अंदर भी मंथली टाइम फ्रेम पर काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म हो सकती है और ये भी एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। ब्रेकआउट हालांकि काफ़ी दूर है लेकिन आप फिर भी इसे ट्रैक करते रहिएगा, इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार निफ्टी जूनियर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी जूनियर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर आ चुका है। हालांकि काफ़ी टाइम तक ये मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के काफ़ी ऊपर टिक चुका है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। हालांकि जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास, जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तब काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन ख़त्म हो चुकी है और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अपमूव स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल सकती है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन ख़त्म हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये भी चार्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि इसके अंदर लार्ज कैप कंपनीज़ है तो इतनी बड़ी आउट परफॉर्मेंस या फिर स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करो तो इसके अंदर आउट परफॉर्मेंस आना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन निफ्टी से कंपैरिजन में निफ्टी जूनियर के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार निफ्टी मिड कैप का भी चार्ट देख लेता है। ये निफ्टी मिड कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उस रेजिस्टेंस के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। अगर यहीं पर ये छोटी मोटी करेक्शन दिखाई दे, यहीं पर एक कंसोलिडेट करे, तब भी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है कि इसको ज़्यादा नीचे नहीं आना, यानी कि यहीं पर एक कंसोलिडेशन कर जाए, एक छोटी मोटी प्राइस वाइज करेक्शन हो जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करता है, निफ्टी भी ज़्यादा नीचे आने की कोशिश करता है, तब प्रॉब्लम और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। इसका भी ब्रेकआउट काफ़ी नज़दीक है, लेकिन ब्रेकआउट आने से पहले एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है और एक छोटी मोटी करेक्शन या फिर एक कंसोलिडेशन यहाँ पर दिखाई दे सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये भी चार्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन एक ब्रेकआउट के बाद अगर आप इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तब ये 2018 से लेकर 2021 तक एक करेक्शन कर रहा था, एक करेक्शन फेज के अंदर काम कर रहा था, कंसोलिडेशन हो रही थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज स्क्वीज करने के बाद निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप साथ ही साथ निफ्टी जूनियर इन तीनों ने एक अपमूव स्टार्ट कर दी और एक अपमूव के बाद काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है। और डेली टाइम फ्रेम पर जैसे ही करेक्शन ख़त्म हो जाएगी तब इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी कि निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर एक कंफर्मेशन आ चुकी है और एक लॉन्ग टर्म के लिए जो अपमूव रिज्यूम कर रहा था, यानी कि प्रीवियसली जो अपमूव आ रही थी वो अपमूव फिर से एक बार रिज्यूम हो सकती है। तो ज़रूर इन सब को ट्रैक करते रहिएगा। इन सब के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और निफ्टी के सारे इंडेक्सेस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो एक बार निफ्टी स्मॉल कैप का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के उधर जब हम लास्ट वीडियोस के अंदर बात करते आ रहे थे तब इसने 50 EMA क्रॉस कर दिया था, लेकिन अब जाकर इसने 100 EMA क्रॉस कर दिया और 100 EMA के ऊपर 2 कैंडल इसने क्लोजिंग भी कर दी। तब ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है कि निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर एक अपमूव आ रही है और अब जाकर ये अपमूव भी कंटिन्यू हो सकती है। और जैसे कि हम बात करते आ रहे थे कि जिसने अपनी लो लगाया था ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास और इसका ऑल टाइम हाई जो कि कैलकुलेट होकर आ रहा है ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास, तो अगर इसे 8,000 से लेकर 12,000 तक रिकवर करना भी है
तो उसके अंदर रिटर्न्स बनते हैं ऑलमोस्ट 50%। नीचे से अगर इसको ऑल टाइम हाई टेस्ट करना है तो ये 50% का रिटर्न दे सकता है। निफ्टी के अंदर काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि निफ्टी के अंदर इसी साल के अंदर एक ऑल टाइम हाई टेस्ट हो सकता है। इसके अंदर चांसेस काफ़ी कम है। अगर ये ऑल टाइम हाई टेस्ट हो भी जाता है तो उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि निफ्टी को काफ़ी कम स्पेस रिकवर करना है, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप को काफ़ी ज़्यादा स्पेस रिकवर करना है। साथ ही साथ निफ्टी जूनियर, निफ्टी मिड कैप, उनके अंदर भी चांसेस बन सकते हैं कि उनका भी लाइफ टाइम हाई टेस्ट हो सकता है। लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप 100 के अंदर हो सकता है कि अपना ऑल टाइम हाई तो टेस्ट कर जाए, लेकिन उसके ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। तो उसके भी चांसेस काफ़ी हद तक बन चुका है कि निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर यहाँ से गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है तब इसी साल के अंदर हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई तक ना पहुँच पाए। लेकिन अगर इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तब निफ्टी स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा होना या फिर कम होना काफ़ी ऊँचा डिपेंड हो सकता है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। स्मॉल कैप चार्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। साथ ही साथ BSE स्मॉल कैप 100 को हम कवर करते आ रहे थे कि BSE स्मॉल कैप के अंदर भी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। उसका भी चार्ट ऐसे काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। तो इन सब के अंदर एक परफॉर्मेंस आ सकती है। साथ ही साथ स्मॉल कैप के अंदर एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार सीमेंट कंपनी के भी स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले HL का चार्ट देख लेते हैं। HL के अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट 2 दिन के अंदर इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी कर दी है और ये मूविंग एवरेज के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका है। जो रेजिस्टेंस हमने ऊपर मार्क किया हुआ है, जो कि प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर वही लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसके अंदर ज़रूर नज़र रखिएगा। जैसे ही 4100 का लेवल क्रॉस हो जाएगा, इसके अंदर एक क्लोजिंग आ जाएगी, तब काफ़ी हद तक चांसेस बन सकते हैं कि HL के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कंसोलिडेशन खत्म हो सकती है। मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज हो सकता है और इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। ये भी चार्ट एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी है, फिर भी डेली टाइम फ्रेम के ज़्यादा नीचे नहीं आया। HL के बाद भी अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, जो कि काफ़ी नीचे आ चुके थे। साथ ही साथ अगर आप बाकी स्टॉक को भी कंपेयर करो, यानी कि JK लक्ष्मी सीमेंट, इंडिया सीमेंट, वो भी काफ़ी नीचे आ चुके थे। लेकिन HL अपने डेली टाइम फ्रेम के ज़्यादा नीचे नहीं आया। ये डेली टाइम फ्रेम के थोड़ा ही नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ सकता है। और जैसे ही 4100 का लेवल क्रॉस होगा, इसके अंदर भी कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर चर्चा करने से पहले एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। कुछ महीने पहले इसके अंदर एक न्यूज़ आई थी कि अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया हुआ है, जिसका ये मतलब है कि कंपनी और थोड़े प्लान्स ऐड करना चाहती है। अगर आप अल्ट्राटेक सीमेंट को ध्यान से देखो तो इसके अंदर 50% मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर, जिसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर जो टोटल सीमेंट प्रोड्यूस होता है उसका 50% सिर्फ अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोड्यूस करता है। और उसके अंदर 50% मार्केट शेयर होने का ये मतलब है कि इसका साइज़ पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अगर इसका मार्केट शेयर 50% क्रॉस हो जाए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर काफ़ी तक रोक लगा सकता है। अगर आपको याद हो तो अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट होलकेम ग्रुप ऐड कर रहा था, और होलकेम ग्रुप जैसे ही एग्जिट लेने की कोशिश कर रहा था, अदानी ग्रुप ने उसे बाय कर लिया है। लेकिन अगर आप उस बिडिंग प्रोसेस को भी देखो तो उस बिडिंग प्रोसेस के अंदर अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी हिस्सा लिया हुआ था। अल्ट्राटेक सीमेंट को इसलिए बाहर कर दिया गया है क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट का पहले से 50% मार्केट शेयर है, पहले से वो नंबर 1 पोजीशन पर है। और नंबर 1 पोजीशन होने के बाद अगर नंबर 2 और नंबर 3 को खरीद भी लेता है तब उसके इसके अंदर वो एक मोनोपोली साबित कर सकता है। तब कंपटीशन कमीशन के अंदर ये नोटिस किया गया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट को इस पूरी बिडिंग प्रोसेस से बाहर रख दिया जाए। और अदानी ग्रुप ने कंपटीशन जीत लिया, साथ ही साथ बिडिंग भी उसने जीत ली। और अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट, इन दोनों को अदानी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया। ये सब तो आपने सुना होगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई भी कंपनी जो कि 50% मार्केट शेयर होल्ड करती है, अगर वो अनाउंस करती है कि और थोड़ा कैपेक्स ऐड करने की ज़रूरत है, तो इसका ये मतलब है कि कंपनी ने कहीं ना कहीं ये बिलीव कर लिया है कि इंडिया का जो टोटल साइज़ है सीमेंट का, वो साइज़ भी इंक्रीज़ हो सकता है, कैपिटल एक्सटेंड हो सकती है, और साथ ही साथ डिमांड भी और थोड़ी इंक्रीज़ हो सकती है। तो ज़रूर इन सब को ट्रैक करते रहिएगा। और अल्ट्राटेक सीमेंट के ओनर कुमार मंगलम बिरला, जो कि खुद ये बोल चुका है कि इंडिया के अंदर एक डिमांड बूस्ट हो सकती है और काफ़ी बड़ी कैपेक्स साइकिल इंडिया के अंदर आ सकती है। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बाकी स्टॉक को भी हो सकता है, बाकी सारे स्टॉक्स के साथ मार्केट को भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इन सब को ज़रूर ट्रैक करते रहिएगा। इन सब के अंदर काफ़ी अच्छे चांसेस मिल सकते हैं कि इंडिया के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है, और उसी के कारण निफ्टी के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। निफ्टी के ऊपर जैसा कि मंथली चार्ट के ऊपर देख चुके हो,
एक अंडर परफॉर्मेंस पहले से ही हो चुकी है, तो अब जाकर निफ्टी के अंदर अपने ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में एक आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार एसीसी सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एसीसी सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर दिए और मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है। तब काफ़ी हद तक चांसेस बन चुके हैं कि एसीसी सीमेंट के अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए इसका चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है और एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। इसका सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, सेक्टर के अंदर ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ सकती है। साथ ही साथ सीमेंट के अंदर कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और इसका चार्ट भी काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। तब एसीसी सीमेंट के अंदर एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो एक बार अंबुजा सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये अंबुजा सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस के नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन नीचे इसने डबल बॉटम फॉर्म कर दिया और डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद ये काफ़ी अच्छा ऊपर आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है। तो ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखिएगा। किसी भी टाइम एक ऐसा चांस बन सकता है कि इसके अंदर ये निकलना स्टार्ट कर जाए, और जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट और एसीसी सीमेंट इन दोनों के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है, वैसे ही अंबुजा सीमेंट भी अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है। तब इसके अंदर भी एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। ये भी काफ़ी हद तक चांसेस बन चुका है कि इसके अंदर भी यहीं पर एक करेक्शन ख़त्म हो जाए और यहीं से एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार इंडिया सीमेंट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इंडिया सीमेंट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नीचे आ चुका था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। ये जो रेजिस्टेंस हमने पर मार्क किया हुआ है वो कैलकुलेट हो क्या रहा है ऑलमोस्ट 226 के आसपास। जैसे वो क्रॉस हो जाएगा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, 226 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तब आप ये मान सकते हो कि इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। लेकिन उसके पहले एक और चीज़ जो कि यहाँ पर नोटिस करने की ज़रूरत है कि 226 के ऊपर पहले भी ये जा चुका था, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने 226 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर क्लोजिंग आना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि पूरा महीना अगर ये 226 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तब उस केस के अंदर काफ़ी हद तक मान सकता है कि इसके अंदर एक कन्फर्मेशन आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो डेली चार्ट के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है, एक काफ़ी अच्छी कैंडल फॉर्म हो चुकी है। तब एक कैंडल फॉर्मेशन के बाद में अगर ये 1-2 दिन खड़ा भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है और शॉर्ट टर्म के अंदर एक परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर सकता है। अगर इसको ऊपर नहीं भी जाना तो 226 को एक रेजिस्टेंस की तरह फेस करके वापस एक बार नीचे आ सकता है। तो ज़रूर इन सब के ऊपर नज़र रखेगा। ये भी चार्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के भी चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले हैवेल्स का चार्ट देख लेते हैं। ये हैवेल्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और एक कंफर्मेशन इसके अंदर मिल चुकी है कि शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। ग्रोथ इसके अंदर काफ़ी अच्छी आ सकती है और हैवेल्स के अंदर कंफर्मेशन मिल सकती है। तो ज़रूर इसको भी ट्रैक करते रहिएगा। इसके अंदर भी पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। ये एक टाइम वाइज करेक्शन ख़त्म कर चुका है और एक टाइम वाइज करेक्शन ख़त्म होने के बाद एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार बजाज इलेक्ट्रिकल्स का भी चार्ट देख लेते हैं। ये इसका मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर 2010 से लेकर 2020 तक एक करेक्शन फेज़ में काम कर रहा था, लेकिन उस करेक्शन फेज़ का जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया हुआ है उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है और ब्रेकआउट आने के बाद काफ़ी तक ये ऊपर आ भी चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बड़ी करेक्शन ख़त्म कर चुका है। तब अब जाकर लॉन्ग टर्म के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार इसी का डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये मूविंग एवरेजेस स्क्वीज कर चुका है। मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नीचे आने की कोशिश की थी, लेकिन ज़्यादा नीचे टिक नहीं पाया। इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा है। तब शॉर्ट टर्म के अंदर जब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सस्टेन हो चुका है तब ये काफ़ी तक चांसेस बन चुका है कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर एक कन्फर्मेशन आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। तो एक बार इसी का 30 मिनट्स का भी चार्ट देख लेता है। 30 मिनट्स के अंदर आप देख सकते हो कि करेक्शन यहाँ पर हो रही है और मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ हो सकता है। तो जैसे ही मूविंग एवरेजेस यहाँ पर स्क्वीज़ हो जाएंगे एक कंसोलिडेशन होगी 50 EMA और 200 EMA के बीच में। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक कंसोलिडेशन यहाँ पर हो रही है। तो जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, तब काफ़ी तक चांसेस बन सकता है कि इसके अंदर एक कन्फर्मेशन आ सकती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकता है। अगर इसको करेक्शन एक्सटेंड करना भी है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम या फिर 2 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर करेक्शन एक्सटेंड करना भी है, तब इस केस के अंदर ये थोड़ा नीचे आना स्टार्ट होगा और टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों ही करेक्शन एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन अगर यहीं पर 30 मिनट्स के ऊपर करेक्शन ख़त्म कर दे तब इस केस के अंदर यहीं पर करेक्शन ख़त्म हो सकती है और 1-2 दिन के अंदर ये करेक्शन ख़त्म करके अपमूव स्टार्ट कर सकता है।
तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा है। शॉर्ट टर्म के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन खत्म हो चुकी है और 30 मिनट्स का भी चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्म हो सकता है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। तीनों चार्ट को कंबाइन करके हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इसके अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार एस्ट्रल लिमिटेड का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एस्ट्रल लिमिटेड का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ सकता है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। एस्ट्रल के अंदर भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा है और शॉर्ट टर्म के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन ख़त्म हो सकती है, तो इसके अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार पॉलीकैब इंडिया का भी चार्ट देख लेते हैं। पॉलीकैब के अंदर काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन मिल सकती है कि पॉलीकैब के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन ख़त्म हो चुकी है। ये एक पूरी तरह से टाइम वाइज करेक्शन है और टाइम वाइज करेक्शन ख़त्म होने के बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। पॉलीकैब इंडिया के अंदर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन ख़त्म करके एक अपमूव स्टार्ट कर सकता है। तो ज़रूर इसको नज़र रखिएगा। पॉलीकैब इंडिया के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार रिलायंस का भी चार्ट देख लेते हैं। ये रिलायंस का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर हमने 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लेवल मार्क किया हुआ है। उस सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर जो लास्ट सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है ऑलमोस्ट 2370 के आसपास, उस सपोर्ट के आसपास ये काम कर रहा था। अपमूव तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी आ चुकी है। अपमूव आने के बाद मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही आ चुका है और मूविंग एवरेजेस के ऊपर टिक चुका है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। रिलायंस के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है और रिलायंस भी शॉर्ट टर्म के अंदर तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बस एक मसला है कि बाहर अगर क्रूड ऑयल के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट या फिर एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट रिलायंस के अंदर आ सकता है। तो उसके कारण अगर इसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी मोटी परफॉर्मेंस इसके अंदर हो सकती है। तो एक बार रिलायंस का वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि सितंबर 2020 से लेकर अब तक करेक्शन हो रही है, तो काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुका है। तब रनिंग करेक्शन भी इसे मान सकते हैं, रनिंग करेक्शन भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी तक टाइम वाइज करेक्शन भी है। लेकिन फिर भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कंक्लूजन तो ये निकल चुका है कि करेक्शन इसके अंदर काफ़ी बड़ी हो चुकी है और एक करेक्शन ख़त्म करने के बाद एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। रिलायंस का भी वीकली चार्ट काफ़ी अच्छा है, डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट काफ़ी अच्छा है, तो परफॉर्मेंस इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार टाटा पावर का भी चार्ट देख लेते हैं। ये टाटा पावर का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है उस सपोर्ट के ऊपर ही काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर बस एक कंसर्न है कि मूविंग एवरेजेस अभी तक उतना स्क्वीज़ नहीं हुए जितना कि स्क्वीज़ होने चाहिए। और जैसा कि हम हर एक चार्ट के अंदर बात करते आ रहे थे कि 50 EMA और 200 EMA के बीच में कंसोलिडेशन होनी चाहिए, वो कंसोलिडेशन भी इसके अंदर मिसिंग है। तब काफ़ी हद तक चांसेस बन सकता है कि टाटा पावर के अंदर एक टाइम वाइज करेक्शन थोड़ी सी बची हो सकती है, लेकिन इसके अंदर मूविंग एवरेजेस स्क्वीज़ हो चुका है और स्क्वीज़ होने के बाद बस एक कंसोलिडेशन मिसिंग है, लेकिन मूविंग एवरेजेस उतना भी स्क्वीज़ नहीं हुआ है जितना कि नॉर्मली स्क्वीज़ होना ज़रूरी है। तब मूविंग एवरेजेस को स्क्वीज़ करने वापस एक बार ये अपने 200 EMA को रिटेस्ट कर सकता है। अगर 200 EMA को वापस एक बार रिटेस्टिंग हो भी जाती है, यहीं पर एक कंसोलिडेशन कर भी देता है, तब उस केस के अंदर इसके अंदर भी करेक्शन ख़त्म हो सकती है और ये भी चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, क्योंकि इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट काफ़ी अच्छा है। यानी कि 2008 से लेकर 2021 तक एक काफ़ी अच्छी करेक्शन इसके अंदर हो चुकी है, तब इसके अंदर भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार JSW एनर्जी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये JSW एनर्जी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर ये मूविंग एवरेजेस के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। डेली चार्ट डिस्कस करने का ये रीज़न है क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन ख़त्म कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर एक काफ़ी अच्छी करेक्शन हो चुकी है। लॉन्ग टर्म की करेक्शन पहले से ही ख़त्म हो चुकी है और शॉर्ट टर्म के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक करेक्शन यहाँ पर ख़त्म हो सकती है। तो एक बार इसी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसका मंथली चार्ट काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है, यानी कि 2010 से लेकर ऑलमोस्ट 2021 तक। 2021 के अंदर आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन 2021 के अंदर ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आ चुका है। काफ़ी अच्छी अपमूव इसके अंदर आ चुकी है और एक अपमूव आने के बाद ब्रेकआउट इसके अंदर कन्फर्म हो चुका है। अपमूव काफ़ी अच्छी सस्टेन हो चुकी है और इसका डेली चार्ट भी काफ़ी अच्छा फॉर्म हो चुका है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा। JSW एनर्जी के अंदर एक कन्फर्मेशन मिल सकती है कि इसके अंदर एक अपमूव स्टार्ट हो सकती है। तो एक बार डीमार्ट का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एवेन्यू सुपर मार्ट्स का डेली चार्ट है।
डेली चार्ट के अंदर ये भी मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहा था, लेकिन अब जाकर मूविंग एवरेजेस के ऊपर साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस हमने मार्क किया हुआ था, पहले जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन नीचे जाने के बाद ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उस रेजिस्टेंस के भी ऊपर आ चुका है। तब इसके अंदर एक कन्फर्मेशन आ चुकी है कि डीमार्ट के अंदर एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है, और अब जाकर ये शॉर्ट टर्म के अंदर करेक्शन ख़त्म करके एक अपमूव इसके अंदर स्टार्ट हो सकती है। तो ज़रूर इसको ट्रैक करते रहिएगा, डीमार्ट के अंदर भी एक परफॉर्मेंस स्टार्ट हो सकती है।